हमारा विषय है कक्षा 8वीं हिंदी वसंत भाग 3 पाठ नंबर 5। पाठ का नाम है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। इस पाठ के लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह। सबसे पहले मैं इस पाठ के विषय में कुछ बता देता हूँ। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया नामक निबंध के लेखक अरविंद कुमार सिंह हैं। इसमें लेखक ने पत्रों के महत्व, उसकी उपयोगिता, पत्रों की पहचान, पत्रों से होने वाले लाभ का वर्णन बड़ी सरल एवं सुबोध शैली में किया है। निबंध की भाषा भी सहज एवं प्रभावपूर्ण है। प्रत्येक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का प्रयत्न करता है। समीपस्थ व्यक्ति के साधारण बातचीत द्वारा विचारों का आदान प्रदान करना होता है, परंतु जिसके माध्यम से हम दूर बैठे व्यक्तियों से विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे पत्र कहा जाता है। पत्रों की दुनिया अजीबोगरीब है। इसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस कहाँ दे सकता है। दुनिया का सारा साहित्य पत्रों पर ही केंद्रित है। पत्रों का भाव पूरे विश्व में एक सा है, भले ही उसका स्वरूप अलग क्यों न हो। पत्रों के अलग अलग नाम हैं। उर्दू में खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र कहते हैं, कन्नड़ में कागद कहते हैं, तेलुगु में उत्तरम कहते हैं, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़िद कहते हैं। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं। भारत में प्रतिदिन 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं। पत्रों की उत्सुकता सभी को होती है। अगर हम पत्रों की तह में जाएं तो हमें पता चल जाएगा कि विश्व में ऐसा कोई नहीं जिसने कभी पत्रों के लिए कोई उत्सुकता न रही हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी कोई मिसाल नहीं है। आज देश में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज कर रखे हुए हैं, यानी अपने पूर्वजों की चिट्ठियों को भी सहेज कर रखते हैं। बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसाधन का विषय है। नेहरू के पत्र इंदिरा के लिए नहीं लिखे जाते तो आज वह करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत न बन पाते। सभी महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार और धरोहर उसके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। विश्व के सभी संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में अंग्रेजी अफसरों ने अपने परिवारजनों को जो पत्र लिखे थे वो आगे चलकर बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक का रूप प्राप्त कर गए हैं। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर के ढेर सारे पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया नाम से लिखे आते थे। वह जहां भी रहते थे उन तक वे पत्र पहुंच जाते थे। गांधी जी के पास देश दुनिया में बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, परंतु पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। गांधी जी को जैसे ही कोई पत्र मिलता वह उसी समय उसका उत्तर लिख देते थे। वह अपने ही हाथों से अधिकतर पत्रों के जवाब देते थे। पत्रों का जवाब देते देते जब उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता तब वह बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। पत्रों के आधार पर बहुत सी किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में जब किसी दस्तावेज में कम नहीं है। पत्रों का आकर्षक संकलन कई रूपों में आपको देखने में मिल सकता है। संकलन का यह काम डाक मंगल मूर्ति ने किया है। प्रेमचंद नए लेखकों को बहुत प्रेरक उत्तर देते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है। सभी सरकारी विभागों में सबसे अच्छा विभाग डाक विभाग ही है। यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोंपड़ियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग,
तथा अन्य क्षेत्रों में रहने वाले लोग पत्रों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। गांव या गरीबों की बस्तियों में चिट्ठियां या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता था। आइए अब इसके प्रश्नोत्तर करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता? तो इसमें उत्तर आता है, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश नहीं दे सकता क्योंकि फोन एसएमएस द्वारा केवल कामकाजी बातों को संक्षिप्त रूप से व्यक्त कर सकते हैं। पत्रों द्वारा हम अपने मनोभावों को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं, यानी हमारे जो मन के भाव हैं वो विस्तार से हम लिख सकते हैं। पत्रों से आत्मीयता झलकती है, यानी अपनापन झलकता है उसमें। इन्हें अनुसंधान का विषय भी बनाया जा सकता है। ये कई किताबों का आधार है। पत्र राजनीति, साहित्य तथा कला क्षेत्र में प्रगतिशील आंदोलन के कारण बन सकते हैं। यह अक्षमता फोन या एसएमएस द्वारा दिए गए संदेश में नहीं। पत्रों का आकार बड़ा और उनका अस्तित्व स्थायी होता है। उन्हें भविष्य के लिए भी संभाल कर रख सकते हैं। फिर आता है प्रश्न नंबर 2। इसमें आता है कि पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, कड़िद, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम बताइए। अब जो खत है वो कहते हैं उर्दू में, कागज कहते हैं कन्नड़ में, उत्तरम कहते हैं तेलुगु में, जाबू कहते हैं तेलुगु में, लेख कहते हैं तेलुगु में, कड़िद कहते हैं तमिल में, पाती कहते हैं हिंदी में, चिट्ठी कहते हैं हिंदी में, पत्र कहते हैं संस्कृत में। तो इस प्रकार से ये शब्द हो गए। प्रश्न नंबर 3 कहता है, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए, लिखिए। यानी पत्र कला को विकास करने के लिए उसमें क्या क्या प्रयास किए गए। तो पत्र लेखन की कला को विकसित करने के लिए दुनिया के सभी देशों द्वारा पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय शामिल किया गया। जिस प्रकार हिंदी में भी पत्र लेखन का विषय शामिल है। विश्व डाक संघ की ओर से सन 1972 से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का कार्यक्रम शुरू किया गया। प्रश्न नंबर 4 है, पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं? तर्क सहित अपना विचार लिखिए। यानी पत्रों को तो हम लंबे समय तक रख सकते हैं, एसएमएस को क्यों नहीं, ये बताइए। तो कहते हैं कि पत्र व्यक्ति की स्वयं की हस्तलिपि में होते हैं जो कि प्रियजन को अधिक संवेदित करते हैं। यानी जो हमारा प्रियजन है उसको बहुत अच्छा लगता है। हम जितने चाहें उतने पत्रों को धरोहर के रूप में समेट कर रख सकते हैं, जबकि एसएमएस को मोबाइल में सहज कर रखने की क्षमता ज़्यादा समय तक नहीं होती है। एसएमएस को जल्द ही भुला दिया जाता है। पत्र देश, काल, समाज को जानने का साधन रहा है। दुनिया के तमाम संग्रहालयों में जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी उपयोगी एवं शिक्षाप्रद पत्रों के पुस्तक के रूप में भी रखा जा सकता है। आगे प्रश्न नंबर 5 आता है। प्रश्न नंबर 5 है, क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं? उत्तर में आएगा, पत्रों का चलन न कभी कम हुआ था न कभी कम होगा। चिट्ठियों की जगह कोई नहीं ले सकता। पत्र लेखन एक साहित्यिक कला है, परंतु फैक्स, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल जैसे तकनीकी माध्यम केवल कामकाज के क्षेत्र में महत्वपूर्ण हैं। आज ये आवश्यकताओं में आते हैं, फिर भी ये पत्र का स्थान नहीं ले सकते। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पत्रों से जो आत्मीयता, प्रेम और लगाव मिलता है वह संचार के इन साधनों से नहीं मिल सकता। फिर आगे प्रश्न नंबर 6 है, किसी के लिए बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बैरंग भेजने पर कौन सी कठिनाई आ सकती है, पता कीजिए। बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बैरंग भेजने पर पत्र को पाने वाले व्यक्ति को टिकट की धनराशि जुर्माने के रूप में देनी पड़ सकती है। कई बार मैं पत्र सही पते पर नहीं पहुंचता या फिर पत्र वापस भी आ सकता है। प्रश्न नंबर 7 है, पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता है, कैसे? पिन कोड किसी खास क्षेत्र को संबोधित करता है कि यह पत्र किस राज्य के किस क्षेत्र का है। इसके साथ व्यक्ति का नाम और नंबर आदि भी लिखना पड़ता है।
पिन कोड का पूरा रूप है पोस्टल इंडेक्स नंबर। यह 6 अंकों का होता है। हर एक का खास स्थानीय अर्थ होता है। जैसे 1 अंक राज्य का होता है, 2 और 3 अंक उपक्षेत्र का होता है, अन्य अंक क्रमशः डाकघर आदि के होते हैं। इस प्रकार पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता है। ऐसा क्यों होता है कि महात्मा गांधी को दुनिया भर के पत्र महात्मा गांधी इंडिया पता लिखकर आते थे? महात्मा गांधी जी क्या थे कि भारत में ही नहीं पूरे विश्व में जाने वाले व्यक्ति हैं। उन्हें दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया पता लिखकर आते थे, क्योंकि महात्मा गांधी अपने समय के सर्वाधिक लोकप्रिय व सुप्रसिद्ध व्यक्ति थे। वे भारत गौरव थे। गांधी जी देश के किस भाग में रह रहे हैं यह देशवासियों को पता रहता था, अतः उन्हें पत्र अवश्य मिल जाता था। वे किसी एक परिवार या स्थान के न होकर पूरे भारत के प्रतिनिधि थे, इसलिए कई लोग महात्मा गांधी इंडिया लिखकर उन्हें पत्र भेज दिया करते थे। आगे आता कि भाषा की बात। प्रश्न नंबर 9, किसी प्रयोजन विशेष से संबंधित शब्दों के साथ पत्र शब्द जोड़ने से कुछ नए शब्द बनते हैं, जैसे प्रशस्ति पत्र, समाचार पत्र। आप भी पत्र के योग से बनने वाले शब्द 10 शब्द लिखिए। प्रार्थना पत्र, मासिक पत्र, बधाई पत्र, वार्षिक पत्र, दैनिक पत्र, साप्ताहिक पत्र, पाक्षिक पत्र, सरकारी पत्र, साहित्यिक पत्र, निमंत्रण पत्र। प्रश्न नंबर 10 आता है, व्यापारिक शब्द व्यापार के साथ इक प्रत्यय के योग से बना है। इक प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्दों को अपनी पाठ्य पुस्तक से खोजकर लिखिए। तो स्वाभाविक इक से बना है, साहित्यिक इक से बना है, व्यावसायिक, दैनिक, प्राकृतिक, जैविक, प्रारंभिक, पौराणिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, ये सारे के सारे शब्द इक प्रत्यय से बने हुए हैं। आगे आता है, दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे रविंद्र, रवि प्लस इंद्र। रविंद्र को क्या बनाया है? रवि प्लस इंद्र को मिलाकर बना दिया रविंद्र। इस संधि में ई, हर्षो ई और हर्षो ई मिलकर दीर्घ ई हुई है, इसे दीर्घ संधि कहते हैं। दीर्घ स्वर संधि के और उदाहरण खोजकर लिखिए। मुख्य रूप से स्वर संधियां 4 प्रकार की मानी जाती हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि और यण। हर्षव या दीर्घ ए ई उ के बाद हर्षव या दीर्घ ए ई उ आए तो ये आपस में मिलकर क्रमशः दीर्घ आ ई उ हो जाते हैं। इसी कारण इस संधि को दीर्घ संधि कहते हैं। संग्रह प्लस आल्य, संग्रहालय। है में ए है और आल्य का आ दोनों मिलकर आ बन गया संग्रहालय। महा का आ और आत्मा का आ दोनों मिलकर आ बन गया, फिर बना दिया महात्मा। इस प्रकार के कम से कम 10 उदाहरण खोजकर लिखिए और अपनी शिक्षिका या शिक्षक को दिखाइए। सबसे पहले आता है गुरुपदेश। गुरु प्लस उपदेश, गुरु का उ और उपदेश का उ दोनों मिलकर दीर्घ उ हो गया, तब बना है गुरुपदेश। संग्रहालय में संग्रह का ए और आल्य का आ ये दोनों मिलकर बन गया आ, तो बन गया संग्रहालय। हिम का ए और आल्य का आ हिमालय। भोजन का ए और आल्य का आ भोजनालय। सु का उ और इच्छा का ई, ये उ के स्थान पर वह होता है और ई के स्थान पर ए, तो हो गया ए स्वेच्छा। फिर आता है अनुमति। अनु का उ और अनुमति। अनुमति अनुमति का ये शब्द यहाँ पर गलत किया गया है, इसको बाद में समझाया जाएगा। ये संधि यहाँ पर गलत की गई है। आगे आता है रविंद्र। रवि प्लस इंद्र, ई और ई मिलकर दीर्घ ई हो गया। विद्यालय, विद्या का आ और आल्य का आ दोनों मिलकर विद्यालय हो गया। सूर्य का ए और उदय का उ मिलकर ओ हो गया सूर्योदय। इस प्रकार से ये बन गए हैं। फिर आगे एक आता है सदा का आ और एव का ए, आ और ए मिलकर एव हो जाता है, तो सदैव। इस प्रकार से ये पाठ हमारा कंप्लीट हो चुका है। इस पाठ का अभ्यास कार्य आप अपनी नोटबुक में कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।